नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एनडीए की नई सरकार ने डबल इंजन वाले बिहार को रफ्तार देने के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि पिछले साल से 10% और 2005 में जब नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार की कमान संभाली थी उस समय से 10 गुना से भी अधिक बजट के आकार में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी बिहार वासियों को कितना लाभान्वित करेगी, इसके लिए पंचरत्न के प्रोग्राम पर सरकार काम करने वाली है। यानी कि ज्ञान, ईमान और फिर अरमान, विज्ञान और सम्मान, इन 5 रत्नों के साथ इस प्रोग्राम को सरकार आगे बढ़ाएगी। अच्छी बात यह है कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट खर्च किया जाएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बड़ा हिस्सा खर्च किया जाएगा। किसानों के लिए बेहतरी की पूरी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि कृषि रोड मैप के चौथे चरण को भी सरकार की स्वीकृति मिल गई है और उसके लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन किया गया है। इसके अलावा युवाओं को बेहतर अवसर मिले रोजगार के, इसके लिए कारोबार और कारोबारियों को बेहतर संभावना उपलब्ध कराया जाए, निवेश को आकर्षित किया जाए, हर चीज पर फोकस है, क्योंकि चुनावी वादा था बिहार में बहार लाने का और बेहतर बिहार के निर्माण का इस बजट के माध्यम से सपना साकार किया जाएगा। लेकिन ये सपना कितना साकार होगा, बातें कितनी प्रभावी होंगी, इस पर बात हम करेंगे। सवाल यही है कि इस बजट में जो पंचरत्न है वो कितने प्रभावी होंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं, बीजेपी की ओर से सुनील सेवक जी हैं, कांग्रेस की ओर से निशांत करपटने जी हैं। इन सबसे हम बातचीत करेंगे। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो राजेश जी, किस तरह से देखा जाए इस बजट को? पंचरत्न की बात सरकार ने की है, कितना प्रभावी होगा ये पंचरत्न वाला प्रोग्राम? निश्चय ही ये बजट जो हमारा 25 से 30 के बीच का पहला ये बजट है। और ये बजट जो हम बीमारू राज्य से शुरू किए थे, 2005 जो हमको बीमारू राज्य मिला था, उसके बाद फंडामेंटल की तैयारी करते हुए आज विकासशील प्रदेश बने और अब हम विकसित प्रदेश बनने की श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ गए हैं। उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। और निश्चय ही बिहार को किस तरह से विकासशील से विकसित बनाया जाए, उसके लिए जो जो हमारे ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, कृषि में हो, या सबसे ज़्यादा हमारा जो उद्योग में फोकस है, उसको लेकर के हम इस बजट को लेकर के आए। और इस बजट को सक्सेसफुली पूरी बिहार की जनता और आम आवाम ने जिस तरह से इसको सराहना कर रही है कि ये बजट निश्चय ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकसित प्रदेश का जो सपना सजाया है और जिस श्रेणी में वो अपने लगातार काम करते आए हैं, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। और सभी को जहाँ तक नौकरी का है, नौकरी में हम लोग को जिस तरह से नौकरी और रोजगार को हम लोग 1 करोड़ का जो लक्ष्य रखे हैं, वो हमको लगता है कि इस बजट के माध्यम से हम जो 30 तक है उसके पहले हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 50 लाख पहले हम जो था लक्ष्य उसका दिखा चुके हैं। तो ये निश्चय ही इसलिए है। और उद्योग में हम बहुत अच्छा स्थापित होने जा रहे हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से आज हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आपका इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के, और हमारा जो शिक्षा मंत्री का जो विजन है कि हर प्रखंड में जो है एक डिग्री कॉलेज के लेकर के, तो करीब 250 के लगभग डिग्री कॉलेज का है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब मेडिकल कॉलेज पूरे जिले में स्थापित हो रहे हैं। तो ये सब लेकर के हमारा ये बजट बहुत ही सराहनीय और संतुलित बजट है और निश्चय ही विकास के पथ पर ये बिहार को आगे बढ़ाने वाला बजट है। चलिए ठीक है, सुनील जी से समझ लेते हैं। सुनील जी, बीजेपी के साथ का प्रभाव इतना तो जरूर दिख रहा है कि अब बिहार सरकार भी एक वित्तीय वर्ष का बजट नहीं है, पंचवर्षीय योजना की कड़ियों के तौर पर बजट प्रस्तुत कर रही है। ये बहाना एक हो सकता है कि आपको आने वाले कुछ समय में कुछ प्रभावी चीज़ धरातल पर न दिखे, क्योंकि हम लंबा प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या इस बहानेबाजी से काम चलाएगी सरकार? देखिए, सरकार कभी न बहानेबाजी की है और न एनडीए की सरकार करना चाहती है। पूरा बिहार इस चीज़ को आज देखा कि एक संपन्न बिहार का समृद्ध बजट आज एनडीए की सरकार ने विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया हाउस में, जिसमें सारी चीज़ों का समावेश किया गया। वो चाहे युवा के लिए हो,
मजदूर के लिए हो, किसान के लिए हो, महिला के लिए हो, सबों को समावेश करते हुए एक समावेशी बजट जो कह सकते हैं आप, उस समावेशी बजट का आधार आज रखा गया एक वित्तीय वर्ष का। अब आप इमेजिन कीजिए कि 3,47,589 करोड़ रुपए का जो बजट आया है, पिछले बजट की तुलना में 30,000 करोड़ रुपए उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। स्वाभाविक है अब का जो बजट है वो जमाना लग गया जब बजट कांग्रेसी पर पेश करते थे, लॉलीपॉप, मिठाई का दाम घटा, लड्डू का दाम घटा, ये हुआ वो हुआ। अब उन सब चीज़ों से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं। अब एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर जो मजबूती से खड़ा हुआ है बिहार में, उस पे और कैसे मजबूत बिहार का नींव रखा जाए, इस तरह का बजट पेश होता है। इसलिए हम बार बार देखते हैं कि विरोधियों को वो बजट अब समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि विरोधी तो उसी बजट के आदी हैं। वो दाम घटने वाला, दाम बढ़ने वाला, टैक्स घटने वाला, टैक्स बढ़ने वाला, इसी से उसे मतलब था। क्योंकि अब वो लोग जो बजट, चाहे वो राष्ट्रीय बजट हो, चाहे वो बिहार का बजट हो, अब विरोधियों के समझ से परे की चीज हो गई है। इसीलिए विरोधियों ने रटा रटाया शब्द अपना यूज करते हैं। लेकिन बिहार की आम जनता जो जागृत हो चुकी है, वो समझती है, वो देखती है, और उसको यह आभास हो रहा है कि ये आने वाले जो बजट आज पेश हुआ है, आने वाले दिनों में बिहार को समृद्धि की ओर ले जाएगा और जनता उस समृद्धि का पोषक बनेगी, जनता उस समृद्धि का मजा लेगी, आनंद उठाएगी, और बिहार एक बार पुनः विकसित बिहार कहलाने पर गर्व महसूस करेगा। चलिए हम जान लेते हैं निशांत जी से भी। निशांत जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल वाले जो बजट की शैली थी, हम उससे ऊपर निकल गए हैं। क्या इतने ऊपर निकल गए हैं कि आत्ममुग्ध हो गए हैं और अपने ही हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं? बिल्कुल दीपक जी, इन्होंने जो कहा कि महंगाई के सोच से निकल गए हैं, आम आदमी को जो किसी चीज़ की दाम की घटत थी, बढ़त थी, इन बातों से निकल गए हैं, ये इनकी मानसिकता को बतलाती है। देखिए, ये आम आदमियों का जो बिहार वासी हैं, उनके सुख दुख से कितने दूर हैं कि जब उदाहरण भी दे रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि इस सोच से ही निकल गए हैं। देखिए, आप जितना भी क्लेम करें, जितने भी दावे करें, लेकिन क्या डेवलपमेंट का जो ट्रू इंडिकेटर्स है, जो संकेतक हैं विकास के, वो बिहार में नजर आते हैं? आप कानून व्यवस्था की बात कीजिए, आप स्कूलों की गुणवत्ता की बात कीजिए, आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज की गुणवत्ता की बात कीजिए, ITI की गुणवत्ता की बात कीजिए, पॉलिटेक्निक की गुणवत्ता की बात कीजिए, तो यहाँ हम कहाँ हैं? ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट विजिबल होता है, लेकिन जितना भी डेवलपमेंट है वो उसकी धुरी कौन है, उसका सेंटर कौन है? तो उसका सेंटर ह्यूमन है। अब देखिए, ह्यूमन के ओवरऑल डेवलपमेंट पर इनका क्या सोच है? वो एक आम आदमी किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है? इन्फ्लेशन उसका लो होना चाहिए, चीजों का उसकी क्या होनी चाहिए? सेविंग्स होनी चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर वो कोई रोज अनऑर्गेनाइज्ड किसी भी सेक्टर में हो तो उसके इनकम की स्थिरता होनी चाहिए, उसके रोजी रोजगार में स्टेबिलिटी होना चाहिए, कानून व्यवस्था ठीक होना चाहिए। इन सारे पैमानों पे दीपक जी, ये बिल्कुल एनडीए की सरकार फेल्योर है। और ये इन्होंने जो कहा ना कि बजट का फिगर्स बढ़ गया, ठीक है, मैं मानता हूं कि फिगर बढ़ा, लेकिन ये फिगर्स का जो इंपैक्ट है ऑर्डिनरी पर्सन, बिहार के जो आम नागरिक हैं, जो गरीब गुरबा, हरिजन, पिछड़ा, आदिवासी, जो लोग भी है, युवा, महिला, उन पर इसका क्या सही में कोई सकारात्मक इंपैक्ट आना है? या बीच में बिचौलियों का राज होना है? क्या अफसरशाही का राज होना है? क्या कुछ चंद लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे? तो देखिए, सरकार को अपनी नीयत को सही करना है। तभी आपने जो कहा ना, पांच रत्न आपने कहा ना, सरकार ने कहा है। क्या बोला आपने? सरकार ने कहा है ज्ञान, तो ईमान, विज्ञान, अरमान। ठीक है, ज्ञान और अरमान। देखिए, तो ज्ञान की गुणवत्ता को आप चले जाइए बिहार के किसी स्कूल में और जा करके बच्चों को देख लीजिए कि क्या सही में उनको ज्ञान से लैस किया जा रहा है, या केवल आंकड़ों में सभी कुछ को उलझाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी त्रासदी है बिहार की दीपक जी कि आंकड़ों का खेल चल रहा, विकास के भी आंकड़ों का खेल चल रहा,
और कहते हैं ना चमक, ऊपर में पहले कहा जाता था बिहार में, ऊपर से फिट फाट भीतर से मोकामा घाट। तो आम आदमी की जिंदगी सही में ऊपर से ये कह रहे हैं सरकार फिट फाट, और आम नागरिक, बिहार का आम नागरिक, वो जो कहते हैं ना कि एक उदाहरण के तौर आप भी वही दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। मोकामा घाट के भी जीर्णोद्धार का प्रोग्राम सरकार ने तय किया है, उस घाट का भी सौंदर्यकरण किया जाएगा और आवश्यकता अनुरूप उसे विकसित किया जा रहा है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। आपने तीनों बहुत ही तो इसको एक कहावत के बिल्कुल तौर पे बिल्कुल कहा, बिल्कुल मोकामा घाट विकसित हो, ऐसा ही कांग्रेस का शुरू से सपना है। और बिल्कुल चलिए, आपके सपने को यही लोग साकार कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी, राजेश जी, आप खुद बता हाँ रहे हैं कि मोकामा घाट का जो नहीं राजेश जी, एक सेकंड रुक जाइए ना। नरेंद्र मोदी भी यही श्रेय लेते हैं कि कांग्रेस के सपने को हम ही साकार कर रहे हैं, हम ही खड़े होकर उनकी घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। हम अपनी बातें तो बाद की बात है। चलिए हम आते हैं निशांत जी। नहीं बिल्कुल नहीं, आप तीनों ने बहुत ही, राजेश जी एक सेकंड रुकिए ना, राजेश जी नहीं ऐसे, देखिए हम आपको बता रहे हैं ना, एक सेकंड निशांत जी, ये निशांत जी एक सेकंड रुकिए, सुनिए, कम्युनलिज्म से प्रभावित सरकार। देखिए कहाँ कम्युनलिज्म आ गई, देखिए कहाँ कम्युनलिज्म आ गई। क्या बात कर रहे ये हैं? बिचौलियों की एक सरकार, सेकंड बिचौलियों राजेश की जी, सरकार बिल्कुल आंकड़ों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। निशांत जी, रुक और ये जाइए ना। आंकड़ों की जो नहीं, कलाबाजी निशांत है, जी, ये आंकड़ों की हम जो बजट कलाबाजी पर है, आंकड़े पर ही बात कर रहे हैं इसमें ना। आम आदमी ठीक का है, हित बिल्कुल गुमनाम हो रहा है। आम आदमी का हित रुकिए, बलि चढ़ाई जा रही है। रुकिए राजेश जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की है। सुनील जी ने भी अपनी बात में मैंने वो नोट किया है, हम उस पर आपका जवाब लेंगे। लेकिन पहले हम राजनीति से इतर विशेषज्ञ से इस बजट पर थोड़ी उनकी राय भी ले लेते हैं। ओम प्रकाश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, सियासी मजबूरी है, नफा नुकसान के नजरिए से ही इस बजट को देखेंगे, लेकिन एक आम आदमी को हम कहें कि आपको इस बजट से कितना फायदा होते दिख रहा है, आपके बच्चों को कितना फायदा आने वाले समय में होता दिख रहा है, आप किस तरह से इस बजट से लाभान्वित होते हैं, हमें वो आप बताइए। नमस्कार। देखिए, कोई भी बजट जो होता है वह बेसिकली अकाउंट्स का लेखा जोखा होता है, और मैं इसको मोटे तौर पर एक प्रोग्रेसिव बजट ही मानूंगा। जहाँ तक इसके अमाउंट का सवाल है, आप लोग जानते हैं कि 3,47,000 करोड़ के आसपास बजट है, और इसमें जो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है उसको समझ लेना चाहिए जी। जैसे इसमें राज्य सरकार अपने तरफ से, राज्य की अपनी आमदनी है वो 75,000 करोड़ है, बाकी 2,10,000 करोड़ के आसपास सेंट्रल टैक्सेस का डेवोल्यूशन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो 3,47,000 करोड़ का बजट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को स्कीम और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में बांटा जाता है जी। मैं कुछ बेसिक बातों को बता दूं, बाकी जो राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं सबका सम्मान है, मैं किसी दल से नहीं हूं। पहली चीज ये जान लेना चाहिए कि इस 3,47,000 करोड़ के बजट में 61,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने ऋण लिया है इस पर्टिकुलर बजट में जी। अगर आप बजट के आंकड़ों को पढ़िएगा तो देखिएगा कि अभी तक माने 2026-27 का जो ये बजट है, करीब करीब 4,48,000 करोड़ का ऋण यानी डेट चढ़ गया है बिहार सरकार पर। ये बड़ी चिंता की बात है। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो पाइएगा कि प्रत्येक व्यक्ति बिहारी पर 35,000 रुपये का कर्ज है। आपने पूछा ना कि क्या फ़ायदा होगा, तो पहला तो चीज़ इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि 3.5 लाख करोड़ का बजट है और लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकार पर देनदारी है, डेट है। इस सरकार को करीब करीब 61-62 हजार करोड़ रुपया खाली लोन के रिपेमेंट और इंटरेस्ट में देना पड़ता है जी। ठीक है, ये बात सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत काम हुआ है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो, वो सब चीज़ सही है। लेकिन इसमें एक और मज़ेदार चीज़ आपको बता दें, इस 3,47,000 करोड़ के बजट में 2,25,000 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर होगा वो सिर्फ कमिटेड एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका आम आदमी इसको ऐसे समझे कि 3,47,000 करोड़ में 2,25,000 या 2.25 लाख करोड़ रुपया सिर्फ सरकार को चलाने में खर्च होगा। जी। इसमें करीब करीब 96,000
करोड़ रुपया खाली सैलरी में खर्च हो रहा है। जो लोग रोजगार को नौकरी से मापते हैं, मेरा हम्बल सबमिशन है कि अगर आपने जिस तरीके से यहाँ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कमिटी, इसको आप आम दर्शकों के लिए आपके मैं एक बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल। बता दूं, जी जी बजट का जो भी फिगर होता है उसको दो भाग में बांटना चाहिए। पहला एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर, जी यानी वैसे खर्चे जो हर जरूरी हाल है। में होने हैं। जी जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें आपके बच्चे की फीस है, स्कूल का, घर का किराया, उस सबको बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। जी दूसरा, उससे जो राशि बच जाती है उसको डेवलपमेंट में लगाया जाता है। तो इस बजट में मात्र 1,22,000 करोड़ ही लगेगा डेवलपमेंट में, बाकी पैसा सरकार को चलाने में लग रहा है। इस पूरे बजट को जब मैं पढ़ रहा था तो बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा 3 कंसर्न है जी, जल्दी इस से। स्टेट को लेकर, क्योंकि इस शहर के नागरिक हम भी हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 33-34 साल मैंने नौकरी की। 3 कंसर्न क्या है सो समझिए। पहला, कि जिस तरीके से सरकार ऋण ले रही है, आने वाली इस 5 साल में अगर ये आंकड़ा 6 लाख करोड़ का हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कहीं हम डेट ट्रैप में तो नहीं फंसने वाले हैं। क्योंकि ये मत भूलिए, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगेगा, बाकी चीज़ें लगेंगी, लेकिन उसका गेस्टेशन पीरियड होता है। ऐसा नहीं होता है कि एमओयू साइन हो गया तो इंडस्ट्री लग गई, बिल्कुल। उसमें समय लगता है। तो पहला कंसर्न ये है कि कहीं हम लोग डेट ट्रैप में न फंस जाएं। सेकेंडरी, जिस तरीके से हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आप नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी देना भी बाध्यकारी है, सरकार वेलफेयर स्टेट है। जी लेकिन नौकरी का मतलब अगर सरकारी नौकरी हो तो जो मैंने अभी बताया कि 96,000 करोड़ रुपया सिर्फ जा रहा है सैलरी में, मेरे समझ से अगर ये जो नया वेतन आयोग है ये आ गया तो यह आंकड़ा बढ़ करके लगभग 1.25 लाख करोड़ चला जाएगा। जी तो सरकार कहाँ से लाएगी? तो ये सरकार चलाने का जो खर्चा है यह बेतहाशा बढ़ रहा है। अब अगर आप देखिएगा, हम लोग इतने दिन नौकरी में रहे, जो मंत्रियों के खर्चे हैं, जितने मंत्री नए बनेंगे, गाड़ी चाहिए, बंगला की रिपेयरिंग होगी, जिलों में एक्सपेंडिचर 1, 2, 3, 4 गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत खतरनाक मानी जाती है। दुनिया भर के बजट को अगर आप पढ़ेंगे, चूँकि मुझको इंटरेस्ट है, मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अब जाके पढ़ाता रहता हूँ। प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट उसको बोलता है जो गवर्नमेंट के रनिंग कॉस्ट को घटाए। दुर्भाग्य से यहाँ पर वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये दूसरा कंसर्न। और तीसरा कंसर्न, एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो क्वांटिटेटिव तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर होना चाहिए। स्कूल्स बढ़े, स्कूल खुले हैं जी यूनिवर्सिटीज़ भी बने, मेडिकल कॉलेजेस भी बने, लेकिन इस बात से आज कौन इनकार करेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है। जी मेडिकल कॉलेजेस, मैं अभी हाल में भागलपुर गया था, इतना शानदार मेडिकल कॉलेज बन गया है, लेकिन जब हम वहाँ गए हमारे एक रिश्तेदार को लेकर के, तो बेसिक टेस्ट अनुपलब्ध है। डॉक्टर, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो नहीं। आप डॉक्टर और मरीज रेशियो बढ़ाने के नाम पर बहाल तो कर दिए हैं, लेकिन वो कैपेबल ही नहीं है। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ये 3 बहुत दुखद चीज़ है। और मैं अंतिम एक बात आपको बता दूं, आपके दर्शकों को जानने के लिए। जी एक पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दुनिया की एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है। वो हर साल एक रिपोर्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा। 2026 के जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि इस देश का जो नेशनल इनकम है उसका 45% इस देश के 1% आबादी के हाथ में, और 10% आबादी के हाथ में 65% है। यानी सोच लीजिए कि अगर देश का पूरा नेशनल इनकम 1 लाख रुपया है तो मात्र 10 आदमी के हाथ में, 10% आदमी के हाथ में 65,000 रुपया। तो ये इनइक्वालिटी बिहार में भी बढ़ रही है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एक चीज बोलता है जी उसमें बिहार पूरे देश में नीचे से सेकेंड लास्ट है। तो आपने पूछा था ना हमसे ने प्रश्न कि क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ इससे नहीं तय होता है कि बजट का आप आकार बढ़ा दीजिए, जी बिल्डिंगें बना दीजिएगा। जितने बिल्कुल। डेवलप मुल्क आपने होते हैं 3 दुनिया बातें में, रखी वो ओम मैं एक प्रकाश सेकंड जी खत्म और कर दूं। जी
दुनिया में जितने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक डेवलप्ड मुल्क होते हैं उसकी पहचान होती है कि उसके स्कीम के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने चाहिए और उसका रेवेन्यू और कमिटेड एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो होता हुआ हमको नहीं दिख रहा। चलिए, अच्छी बात है। 3 आपने बिंदु रखे हैं और मैं यही 3 बिंदुओं से जुड़े सवाल अपने तीनों मेहमानों से पूछने वाला था। संक्षेप में आपकी ओर से वो बातें आ गई, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे क्योंकि ये सियासी बाध्यता के तहत उस तरह के अपने दल के अनुरूप, अपने सत्ता पक्ष और विपक्ष में होने के अनुरूप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम दो चीज, ये बजट के आंकड़ों से बिल्कुल नहीं, आप पे नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे 2 चीज और जानना चाहूंगा। अगर हम कहें कि फिलहाल की स्थिति बिहार सरकार की यह है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो क्या गलत होगा? आप समझ लीजिए ना कि 3.5 लाख करोड़ का बजट है, 4.5 लाख करोड़ आप पर कर्जा है। चलिए, ये एक साफ कुछ बात लोग हो उसको गई। एक्सप्लेन कर देंगे, डेट जीडीपी रेशियो। और अगर वो दूसरी छोटी सी बात, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी छोटी सी बात, आपने इसका भी उल्लेख किया अपनी बात में, लेकिन मैंने सोच के रखा था कि इससे जुड़ा सवाल जरूर आपसे पूछूंगा कि हम वेलफेयर स्टेट है, मुनाफाखोरी वाली नीयत हम नहीं रख सकते हैं, तो अगर हमारे खर्च बढ़ रहे हैं तो क्या गलत है? ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन जब आपके खर्चे आपके औकात से ज्यादा हो जाएंगे तब क्या होगा? बिल्कुल, जैसे कुछ राज्यों में अभी सरकारी कर्मियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं है, वो स्थिति ना है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ओम प्रकाश जी, बिल्कुल। चलिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास, समय अगर अनुमति देता है तो। चलिए, निशांत जी से शुरू कर लेते हैं। निशांत जी, आपने कहा था कि कहाँ है स्कूल्स, कहाँ है कॉलेजेस, कहाँ है फला टेक्निकल एक्सपर्ट्स, कहाँ हैं या टेक्निकल शिक्षा देने वाले संस्थाएं कहाँ हैं, इन तरह की बातें। और ओम प्रकाश जी ने उसका छोटा सा उल्लेख किया, संख्या हम बढ़ा रहे हैं और उसकी गुणवत्ता पर हम आने वाले समय में काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास उपलब्धता है तो हम उसे बेहतर बना सकते हैं। मॉडल स्कूल हर जिले में होना है, हर पंचायत तक की सोच लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, शैक्षणिक स्थिति को लेकर, व्यवस्थापक और प्रशासनिक स्थिति को लेकर। तो उसके लिए अगर सरकार काम कर रही है तो आने वाले दिनों में परिणाम भी आएंगे। निशांत जी, देखिए दीपक जी, अभी इकोनॉमिस्ट सर ने जो बातें कही और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ठीक है, आप देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट का व्हाट शुड बी द आउटकम? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे इसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हमारा परफॉर्मेस बिहार का नहीं अच्छा नहीं, बिहार का और दूसरी ये बात है, पर्सनल इंडिकेटर के बजाय सोशल इंडिकेटर पे देखें तो सोशल इंडिकेटर में भी देखिए, आप ठीक है, सोशल इंडिकेटर में देखिए, बाकी जितने भी जो विकास के जितने पैमाने हैं, जिसकी पैमाइश की जाती है, जिन माप से, जिस मेजरमेंट से की जाती है, आप कहीं पर भी देखें तो ठीक है, आकार बढ़ रहा है, दिख रहा है इतना, लेकिन वो कहते हैं ना कि जावत जीवेन सुखम जीवेन ऋणम कृत्वा घृतम पिबेन, वो एक है ना, तो ये तो वही चारवाक वाला है कि कर्जा लेते जाओ और उसके बाद उसको तड़क भड़क में उड़ाते जाओ और आम नागरिक उससे लाभान्वित हो नहीं और गुणवत्ता कहीं पे गायब हो जाए। अगर कोई जो मकर जाल है तो तंदुरुस्त तो होगा ही ना, भले कर्ज लेकर पी रहा है, बाद में कर्ज लेकिन ये मकर जाल है, वही तो शारीरिक श्रम उसे अधिक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है जी, ये जो डेवलपमेंट है ना, मेरे नजर में ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, ये माइक्रो लेवल ये का तल्ख टिप्पणी आपकी ओर से आ गई, ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, यानी कि अंदर खोखला होता दिख रहा है। सुनील जी, आपने भी कई सारे बातें रखी थी, कुछ प्रभावशाली बातें एक्सपर्ट की ओर से भी आ गई है। किस तरह से हम अब मान कर चलें कि केंद्र की ओर से हमें पर्याप्त सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम अपने बलबूते आमदनी जनरेट करने की फिलहाल स्थिति में नहीं है। आगे क्या होगा वो तो सरकार के कार्यप्रणाली से प्रस्तुत हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत मदद है, डबल इंजन को अभी फुल पावर में काम करना होगा। एक शब्द बोलने की इजाजत जल्दी से निशांत जी। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अभी इकोनॉमिस्ट सर ने एक बात कही थी कि वो डिवोल्यूशन रेवेन्यू करने का। देखिए दीपक जी, अभी जो ये 16वां वित्त फाइनेंस कमीशन है, उसने एलोकेशन बिहार के लिए घटा दिया है, जितना मिलना था उससे कम मिल रहा है। चलिए, अभी यही सवाल मेरा सुनील जी से था। पूरा होगा सुनील जी, यही सवाल है, केंद्र से हम क्या सहयोग की उम्मीद करें? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी बजट का जब लेखा जोखा होता है जी, तो उसका जो क्रियान्वयन होता है उसमें कितनी ईमानदारी होती है। और ये तय है कि एनडीए की सरकार पिछले 20 वर्षों में ईमानदारी का जो पैमाना तय किया है वो जनता के दिल में जगह बनाई है। और उसको ये विश्वास है कि आज पुराने नेताओं के कुकर्मों के कारण
अगर आज किसी तरह बिहार के ऊपर ऋण बढ़ा है तो हमारी जो एनडीए की सरकार है, नीतीश जी की नेतृत्व में जो सरकार है, वो पूरी ईमानदारी से काम करेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि ऋण बढ़ा है क्योंकि कर्ज लेकर कोई घी पी कर सो गया, ये आप कह रहे हैं? नहीं, पैरेलल हाँ, इकोनॉमी इन्होंने बना मैं दिया फिर है। कह रहा हूं, हमारे पुराने सरकारों की कुकृतियों को अब हमारी ईमानदार सरकार, भले ठीक है थोड़ी देनदारी मेरी बढ़ी हो, ऋण मेरा बढ़ा हो, लेकिन जनता को विश्वास। भाई आप देखिए, अब इनको देखिए, 20 साल से ऊपर अरे हो गया अब शासन हो तो करते। गया, अब हो गया, अब 20 साल भी और करेंगे, चिंता क्यों आप कर रहे हैं? हाँ। खैर, अभी तो भी पुरानी अरे मैं सरकार कह रहा हूँ का 20 साल अभी और करेंगे। अभी पुरानी आप सरकार लोग का की जो दिखा रहे हालात है हाँ। वो 20 साल अभी और हम लोग करेंगे, चिंता मत भाई, कीजिए। सुनील जी, पुरानी- मैं सपोर्ट यही मिल कह रहा रहा है। हूं। सपोर्ट ये की सब- जरूरत है बिहार को, हाँ जी। केंद्र के सपोर्ट की जरूरत है। और अभी निशांत जी ने उल्लेखित किया है कि केंद्रांश कट कर दिया गया है 16वें फाइनेंस में। मैं फिर कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से बिहार को विकसित बनाने के लिए समर्पित है। चलिए, अच्छी वो बात है। कहती है ठीक है, कि समय जब के- तक हाँ। बिहार का विकास नहीं होगा, हाँ। देश का विकास मुमकिन नहीं है। नहीं, ये और तो इसलिए- स्वाभाविक सी बात है, लेकिन बिहार फिर भी पिछले पायदान पर है, तो सरकार को, केंद्र सरकार को विशेष रूप से सोचना चाहिए। राजेश जी, आपने इस बजट को माइलस्टोन बताया था, लेकिन माइलस्टोन कभी कभी राह का रोड़ा भी बन सकता है। अगर सही तरह से उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया गया तो क्या ये बजट माइलस्टोन बनकर रहेगा या राह का रोड़ा बन जाएगा बिहार के विकास के लिए? देखिए, कभी भी राह का रोड़ा नहीं बनेगा। और रह गई बात है, लोग जो अभी स्थिति कर्ज की दिखा रहे हैं, बता रहे हैं सब कुछ। अरे देश में जब आज़ादी के बाद 47 के बाद देश कितना नीचा चला गया था, आप ये सोचिए कि इस स्थिति में कांग्रेस और विपक्ष के इस तरह से कर दिया था कि देश का सोना तक गिरवी रखने का लोग तैयार हुआ था, विदेश से कर्ज तक नहीं आता था। देश में पहला बार ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि आप 47 से लेकर के आप 94 तक जो है लगातार किसका सरकार रहा है, बीच में अगर 2-4-5 साल छोड़ दिया जाए, और क्यों सोना गिरवी रखना पड़ गया था, ये सब कोई जान रहा है। और वो लोग आज नसीहत दे रहे हैं, वो लोग नसीहत दे रहे हैं कि जब देश में 2004 से लेकर के 2014 तक सरकार था और बिहार बार बार मांग कर रहा था अपना हिस्सा का, तो बिहार सरकार को नहीं मिल रहा था। अपना सीमित साधन के बदौलत माननीय मुख्यमंत्री अभी नीतीश भी तो कुमार नहीं जी ने मिल रहा है। आज बीमारू के राज्य से आज यहाँ तक पहुंचाए हुए। और रह गई बात है कि किस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने कहा था, बिचौलिया की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से कहा था कि 100 वो तो 1 अभी भी, रुपया अगर बेचते चलिए हैं तो आपने 10 रुपया आपने फिर से जिक्र कर दिया, तो मैं भी उल्लेख कर देता हूं। पंचरत्न में पता है एक रत्न क्या है सरकार की ओर से? ईमान का। ईमान मतलब सरकार ये मान कर चल रही है कि हमारी व्यवस्था में ईमानदारी नहीं है, लूप होल है, उस पर भी काम करने की जरूरत है। लूप होल नहीं है, सुनिए, लीकेज है, तब तो ईमान को रखा गया है। आ रहे हैं सुनील जी। आप हकीकत क्या है, आप जिस अभी अब हम उदाहरण दे रहे हैं, आप डाटा की बात कर रहे हैं ना। आप ये देखिए, यही जो अटल पथ है, यहाँ रेलवे बिछा हुआ करता था, आप देखे होंगे दीघा से लेकर के वहां तक। 2004 से लेकर 5 में माननीय मुख्यमंत्री जी बने, मांग करते रहेंगे कि दीजिए इसको रेलवे से और केंद्र सरकार से कि हमको बिहार सरकार को दीजिए, नहीं मिला। और वही जब मोदी जी बने तो लिए, और इसके बदले में औरंगाबाद में जमीन लिए, और आज देखिए अटल पथ बिहार के लिए कर। दूसरी बात आप कह रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं कि गुणवत्ता नहीं है। बिहार में जिस तरह से गुणवत्ता है, ये उदाहरण है। आज देख लीजिए कि ड्रॉप आउट क्या है आज देश में, अगर जो पर व्यक्ति कैपिटल इनकम क्या है, आज देखिए कि आज जो है राष्ट्रीय औसत से हम बिहार आगे निकल गए। लेकिन इनको सब कुछ आंकड़ों पर ही निर्भर करता है। समय अभाव है, नहीं तो हम इस बातचीत को आगे जारी आपके रखेंगे। बेटा में कमी है, ये हकीकत आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, आंकड़े अपने हिसाब से प्रस्तुत किए जाते हैं, उसका विश्लेषण अपने फायदे के अनुरूप किया जाता है और सामने वाले को यह एहसास दिलाने के लिए कि उसे कितना फायदा हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, ये आने वाले समय में सब पता चल जाएगा, क्योंकि समय से कुछ छिपा नहीं रह सकता है। समय अभाव है, नहीं तो हम चर्चा आगे भी और करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, निशांत जी, राजेश जी और सुनील जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।